डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आपको कुछ संबंध के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि यानी क्लास 11th की बात है, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई सेट हमारे पास ए दिया जाए और बी दिया जाए, ठीक है, अगर कोई सेट ए दिया जाए और बी दे दिया जाए और मुझसे बोले ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो, तो बताओ निकालना आता है नहीं आता है? अच्छा, हम क्यों बोल रहे हैं? आपको कुछ पॉइंट्स आने चाहिए। सबसे पहले क्या, आपको पहले क्रॉस निकालना चाहिए, ए क्रॉस बी। आपको सबसेट सुपरसेट बिलोंग्स टू, इनका बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आता है कि रिलेशन आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। जब रिलेशन आपको फाइंड आउट करना आ जाएगा तब आएंगे हम लोग कक्षा 12 के टॉपिक में, जो कि आता है संबंधों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो अगर टाइप्स ऑफ रिलेशन तुम्हें समझना है तो तुम्हें पॉइंट्स पता है, ए क्रॉस बी, सबसेट, ठीक है, ए क्रॉस बी, सबसेट एंड रिलेशन को फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो डिस्कस कर लिया जाए। तो पहले तो इसमें से कौन सा पॉइंट आपको नहीं आता है। अगर ये ऊपर के सारे पॉइंट आते हैं आपको, तुम सीधे तुम्हारे कक्षा 12 में आ जाएं। अगर नहीं आते हो तो पहले हम इनको डिस्कस कर लें। हाँ, कौन सा? ए क्रॉस बी पहले समझा दें। हाँ, सब डेटा दोहराएंगे तो फिर इंटर कब पढ़ाएंगे? हाँ? अगर हम सब दोहराएंगे तो इंटर कब पढ़ाएंगे? हम सब तो नहीं दोहराएंगे, लेकिन जो अपने यहाँ इंटर में उपयोगी है वो पॉइंट पर एक बार थोड़ा सा प्रकाश डाल देंगे, बस ज़्यादा नहीं गहराई से, लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर बात कर लेंगे ना। जैसे कि हमारे पास बात होने वाली है ए क्रॉस बी से। तो सबसे पहले चीज़ ये समझो कि ए क्रॉस बी होता क्या है। पहले जनरल जो हमारे पास होता है, ठीक है, उसको बात करते हैं। इससे मान लो ए और बी कोई दो सेट दिया गया, इसमें मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? m मान लो, ठीक है। तो हम इसका क्रॉस करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? m कितने हो जाएंगे भाई? ये भी नहीं पता क्या? mn हो जाएंगे। तो चलो फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। इसका होता है इन पेयर a कामा b सच दैट a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B। कहना क्या चाहता है ये हमसे? ये कहना चाहता है कि अगर a और b कोई दो सेट हैं तो उनके एलिमेंट्स का आपस में पेयर होगा, ठीक है, जिसमें पहला एलिमेंट होगा a का और दूसरा एलिमेंट होगा b का। एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट a है 1 2 3 और कोई b सेट हमारे पास है a और b सिंपली, ठीक है। तो मुझसे क्वेश्चन कह रहा है कि a क्रॉस b आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? a क्रॉस b। तो a क्रॉस b कैसे निकालेंगे? तो भाई a के एलिमेंट पहले लिखेंगे पेयर में और b के एलिमेंट बाद में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 1 कामा a। अब मैं पहले a को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो हो जाएगा 2 कामा a एंड 3 कामा a। अब मैं b को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं 1 कामा b, 2 कामा b एंड 3 कामा b। इस पूरे पेयर में यानी सभी पेयर में एक खासियत तुम्हें देखने को मिलेगी। वो खासियत क्या है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि पहला एलिमेंट होगा a का और दूसरा एलिमेंट होगा b का। अगर आप कोई भी पेयर उठा लो 1 कामा a उठाओ, ठीक है, तो पहला एलिमेंट किसका मिलेगा? a का और दूसरा एलिमेंट किसका मिलेगा? b का। चलो हम 2 कामा a उठाते हैं, पहला एलिमेंट किसका मिलेगा? a का और दूसरा एलिमेंट b का। चलो 3 कामा a उठा लो, पहला एलिमेंट a का और दूसरा एलिमेंट, मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें पहला एलिमेंट होगा, जितने भी पेयर होंगे सभी पेयर में पहला एलिमेंट होगा a का और दूसरा एलिमेंट होगा b का। कंफर्म है ना? तो a क्रॉस b के डेफिनेशन में ये बन जाता है। अगर हम यही बात बोले b क्रॉस a, b क्रॉस a का मतलब होता है ये पेयर उलट जाएगा। अब पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए? b का और दूसरा एलिमेंट किसका होना चाहिए? a का। तो बताइए क्या हो जाएगा बेटा? a कामा 1, a कामा 2, a कामा 3, अगला 1 b कामा 1, b कामा 2, b कामा 3। बताओ समझ में आया नहीं आया? है ना? तो ये होता है a क्रॉस b और ये होता है b क्रॉस a। क्या दोनों इक्वल हैं? क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो यहाँ पे तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं a में बात करूं, बताओ a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3। तो इसको बोलते हैं कार्डिनल ऑफ a इक्वल टू 3, यानी कि सेट a में कितने एलिमेंट्स हैं? तो बोलेंगे 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब कार्डिनल ऑफ सेट b में कितने हैं? तो बोलेंगे यहाँ पर 2, ठीक है। तो कार्डिनल ऑफ b तो क्या होगा भाई? 2 होगा, यानी कि सेट b में कितने एलिमेंट हैं? 2 हैं।
अब इनका प्रोडक्ट जब मैंने किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में बात करो कितने आए, तो कितने आ गए 6। अब तो ये लॉजिक क्लियर है ना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ए क्रॉस बी को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब ए क्रॉस बी को हम अन्य तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि क्या, ये तो हुआ सीधे, ठीक है, पेयर मेथड से। और हम अगर ऐसा देखें कि मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में बात कर लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है इसका, तो जाहिर सी बात इसको मैं प्लेन में दिखा सकता हूँ। तो ये इधर ए के एलिमेंट दिखाने जाइए, इधर हमारे पास बी के एलिमेंट, तो जाहिर सी बात है इसको कुछ इस प्रकार से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ए में हमारे पास है 1 2 एंड 3 और बी में हमारे पास है ए और बी, तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। वैसे बना लो, कोई बनाने से कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये हुआ 1 और ये हुआ ए, कुल मिला के क्या बना 1 कामा ए। ये बताओ क्या बना 2 कामा ए, ये क्या बना 3 कामा ए। समझ में आ गया। अब भाई इसका बताओ क्या बनेगा 1 कामा बी, इसका 2 कामा बी और इसका 3 कामा बी। लॉजिक क्लियर है ना भाई। चलो, तो ये भी एक तरीका होता है रिवीजन करने का। अगर मैं इसको एक नया मेथड से और देखना चाहूँ जिसको बोलते हैं डायग्राम मेथड, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास ऐसे मिलेगा, अब इधर ए होगा इधर बी होगा और इसका ए क्रॉस बी मुझे दिखाना है, ठीक है। तो ए के एलिमेंट मेरे पास कौन कौन होंगे 1 2 3, बी के एलिमेंट कौन कौन होंगे ए और बी। तो पहले 1 को ए और बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो 1 को ए के साथ भी रखा 1 को बी के साथ, इसका मतलब हो 1 कामा ए 1 कामा बी। ये ऐसे रिलेशन बना रहा है, क्लियर हुआ ना। अब आगे देखो इसका क्या बनेगा 2 कामा ए, इसका क्या बनेगा 2 कामा बी, इसके साथ रिलेशन बन गया। अगला पॉइंट देखो 3 कामा ए और 3 कामा बी, इसके साथ रिलेशन बन गया। तो ये होता है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्लियर हुआ कि डाउट है, क्लियर हो गया। तो जब भी आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा किसी भी मेथड से, चाहे ये मेथड लगा लीजिए, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन वाला मेथड, चाहे आप डायग्राम मेथड उठा लें और चाहे पेयर मेथड उठा लें, आप किसी भी मेथड से इसको रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंटेशन के 3 तरीके हमें देखने को मिले। बाकी काम देखा जाए सभी में 1 कामा ए 2 कामा ए 3 कामा ए 1 कामा बी 2 कामा बी 3 कामा बी देखने को मिला। चाहे वो ये तरीका रहा हो, चाहे वो ये तरीका रहा हो और चाहे फिर वो ये तरीका रहा हो, ठीक है। एक क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें आपको ए क्रॉस बी करके बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको रिप्रेजेंट तीनों मेथड से करके ट्राई करना है, तीनों मेथड से एक बार ट्राई करना है, ठीक है। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 और बी इक्वल टू भी दिया गया है 2 3 4, ठीक है। तो जो भी हम पॉइंट्स आपसे फिर डिस्कस करेंगे आपको सारे पॉइंट्स बताने होंगे। तो एक बार सब लोग ट्राई करिए। चलो पहले ये बताओ कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए हैं, बोलो 9 भाई, 3 इसके हैं 3 इसके 3 3 जा 9। चलो सिंपल है। अब बताओ ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कौन कौन से आए हैं, बोलो 1 कामा 1 1 कामा 2, आगे अच्छा 1 कामा 2 है, चलो 1 कामा 2 आगे 1 कामा 3 1 कामा 4 2 कामा 2 2 कामा 3 2 कामा 4 3 कामा 2 3 कामा 3 3 कामा 4। ये हो गया पक्की बात। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड। अब बी क्रॉस से भी निकाला, अच्छा, और इसको रिवीजन इस तरीके से किया है और ऐसे भी किया है। ये बहुत अच्छे बच्चे यार तुम लोग, तो इतनी पढ़ाई होने के बाद गदगद मत हो जाना ठीक है। वैसे ये बहुत ही सिंपल सा फैक्ट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सबसेट के बारे में, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि सबसेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, इसमें सबसेट भी अगर आता है सुपर सेट आता है तुम्हारा, तो ये एक वर्ड होता है ऐसे बिलोंग्स टू लगा होता है, इसका मतलब समझते हो बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। इधर कोई एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट जो कि इस सेट में क्या कर रहा होगा बिलोंग कर रहा होगा। बिलोंग्स का मतलब होता है ये इस सेट के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस सिंबल को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका
ये टॉपिक पता क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो पहले आज इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप अपने रिलेशन फंक्शन को मत सीखो, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगी, ऐसे हवाई बन जाओगे। अच्छे से समझना चाहते हो, बेसिक बातें सीखो। सबसेट हमारा क्या होता है, तो सबसेट जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट हैं ए और बी, और हम इसमें सबसेट डिफाइन कर रहे हैं। तो पहले ये जान लो कि जो सेट के ए के एलिमेंट हैं वो सभी के सभी कहाँ बिलोंग कर जाएं, बी में। अगर सेट ए के सभी एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं तो मैं कहूंगा ए बी का सबसेट होगा। ए इज द सबसेट ऑफ बी। एक्सप्लेन करने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट कर लेते हैं हम लोग कि ए इक्वल टू मेरे पास है 1 2 3 और बी इक्वल टू मेरे पास है 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या मैं देख पा रहा हूं कि ए के सारे एलिमेंट बी में जा रहे हैं? तो देखो 1 इसमें गया, 2 भी इसमें जा रहा है, 3 भी इसमें जा रहा है। मतलब ए के सभी एलिमेंट कहाँ जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं। इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी पॉसिबल है। अगर हम चेक करें क्या बी इज अ सबसेट ऑफ ए पॉसिबल है, नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 तो जा रहा है, 2 भी जा रहा है, 3 भी जा रहा है, लेकिन 4 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी 4 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका सबसेट नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, तो सबसेट का मतलब हुआ क्या एक्चुअली में? सब सेट, देखो नाम से पता करो, सब और सेट मतलब एक सेट का छोटा सेट, कि कोई सेट होगा उसका ये छोटा सा भाग, मतलब उसी के मेंबर से एक बना हुआ एक नया सेट, ये कहलाता है सबसेट। जैसे मान लीजिए मान लो मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ और कोचिंग में मेरे पास मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं टोटल। कितने स्टूडेंट हैं? 100। और मेरे यहाँ मान लो फैकल्टीज हैं 8 फैकल्टीज हैं। अब यहीं से मेरे 4 फैकल्टी क्या करें, कोई 4 टीचर ऐसे हो जाएं कि मिलके अलग से कोचिंग खोल लें और मेरे स्टूडेंट को कैसे भी करके लेकर जाकर अलग कोचिंग पढ़ाने लगे। तो कहीं ना कहीं या मैं उनको दे दूं कि चलो ठीक है, तुम इन्हीं बच्चों को ले जाकर चलो अलग से एक छोटी सी कोचिंग चला लो, ताकि इन बच्चों को दिक्कत ना हो आने जाने में। तो ये जो कोचिंग खुलेगी, ये कोचिंग जो चलेगी, अब यहाँ के बच्चे मेरे पास भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं वो कहाँ के हैं एक्चुअल में? यहाँ के हैं, वो इस सेट के मेंबर हैं। ये वाले जो बच्चे हैं वो इस सेट के मेंबर हैं। इसका मतलब ये जो सेट है वो इसका क्या होगा? सबसेट होगा। मतलब ये इसके मेंबर हैं, इसका मतलब ये जो सेट आया वो इस सेट का मेंबर होगा, मतलब कि सबसेट होगा, क्योंकि इसके सारे एंट्रीज यहीं से आई हैं। समझ पा रहे ना? अगर हम ये देखें कि 1 2 3 है तो 1 भी इसी से मान लो लिया गया होगा, 2 भी इसी से लिया गया होगा और 3 भी इसी से लिया गया होगा, क्योंकि इसके सारे एंट्रीज यहीं से आ रहे हैं। तो ये वाला जो सेट है वो इस वाले सेट का क्या आया? सबसेट। अब ये 4 जो है वो इससे तो आया नहीं, इसलिए हमारा B इज नॉट सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो ये बात निकल के आती है। पहला पॉइंट समझ में आया? सबसेट मतलब हुआ, सब मतलब एक छोटा सा भाग है किसी सेट का, वही सबसेट है। डिफाइन कैसे करते हैं? लेट A एंड B इन इस सेट, ठीक है, देन A इज द सबसेट ऑफ B इफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ A इज बिलोंग्स टू B। यानी कि जितने भी एलिमेंट A के हैं वो कहाँ बिलोंग कर जाएं? B में बिलोंग कर जाएं, वही आपका कहलाता है A इज द सबसेट ऑफ B। सिंपल, समझ में आ गया? डिफाइन कर लोगे सब लोग? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सबसेट और प्रॉपर सबसेट में अंतर क्या है? अभी इसमें क्या है कि अगर मैं 4 हटा भी दूं तो भी ये सबसेट है। अगर मैं 4 हटा भी दूं तो मैं बोलूं क्या A इज द सबसेट ऑफ B? क्या A इज द सबसेट ऑफ B? बोलो। तो 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है और 3 भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब A इज द सबसेट ऑफ B। ठीक है, बट अगर मैं ये देखूं B इज द सबसेट ऑफ A, मतलब क्या B के सारे एलिमेंट A में बिलोंग कर रहे हैं? तो 1 भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 2 भी कर रहा है और 3 भी कर रहा है। इसका मतलब B इज द सबसेट ऑफ A। B हो पॉसिबल। तो यहाँ पे देखो A भी B का सबसेट हो सकता है और जो B है वो A का सबसेट हो सकता है। मतलब कोई तरीके से कोई प्रॉपरली ये नहीं बोल पा रहा है कि हाँ ये मेरा प्रॉपर सबसेट है। जैसे मान लो कोई कंपनी स्टार्ट करे बंदा, ठीक है, कोई कंपनी स्टार्ट करे और 50-50 के शेयर हो। 50-50 शेयर मतलब बराबर की शेयरिंग हो, न किसी ने कम लगाया न किसी ने ज्यादा। तो कोई अपनी कंपनी को दावा के साथ नहीं बोल सकता है कि मेरी कंपनी है, स्पेशली मेरी कंपनी है, मेरा हिस्सा इसमें ज्यादा है। समझे? अगर जितना हक ये दिखाएंगे उतना हक ये दिखा रहे हैं, तो बराबर मतलब हक दिखा पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता कि ये कंपनी हमारी है, मतलब मेरी है, स्पेशली मेरी है। ये बोलेंगे हमारी है लेकिन मेरी नहीं है। मेरी होने का मतलब हुआ मैंने इसमें ज़्यादा शेयर नहीं लगाया, ठीक है, बराबर शेयर हुआ है, इसलिए हम दोनों की है कंपनी।
ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कोई 80% शेयर लगाए और कोई 20% शेयर लगाए और तब कंपनी किसके नाम पर बाजेगी, 80% वाले बाजेगी। ये तो 20% का शेयर दिया इन्होंने बस, तो इस कंपनी में इनका हिस्सा है लेकिन उतना नहीं है जितना 80 वाले का है। तो जितना हक 80 वाले का बनता है उतना 20 वाले नहीं बनता है, इसलिए प्रॉपरली कह सकता है ये मेरी कंपनी है, क्योंकि जब चाहे वो 20% को देकर बाहर कर सकता है। बात समझ में नहीं आ रहा है? तो ये चीजें होती हैं बेटा। इसका मतलब प्रॉपर होने के लिए उसका बराबर नहीं होना जरूरी है, प्रॉपर होने के लिए उसका बराबर नहीं होना जरूरी है, किसी का कम किसी का ज्यादा होना जरूरी होता है। बात समझ में नहीं आ रही है? अगर प्रॉपर कहें तो प्रॉपर होने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है कि ए डज नॉट इक्वल टू बी होना जरूरी है, मतलब ए बी के बराबर ना हो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या ए प्रॉपर ऑफ सबसेट बी कह सकता हूं मैं? नहीं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में जा रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं। इसका मतलब ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। डिफाइन कैसे करेंगे तो हम इसको अभी बताते हैं, बाय एग्जांपल भी समझा देंगे, ऐसे भी समझा देंगे। इसको नोटेशन बेटा ऐसे देते हैं, पढ़ते हैं ऐसे, अगर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा तो ऐसे पढ़ेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ध्यान से देखो, सबसेट में मैंने इक्वल लगाया था, राइट, और प्रॉपर में मैंने इक्वल नहीं लगाया। देखो ये नहीं लगाया मैंने, नहीं लगाने मतलब कभी भी ए बराबर बी इसमें नहीं हो सकता, तो मैंने पहले लगा दिया। तो प्रॉपर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। अब दूसरी बात कैसे, अब कोई बराबर नहीं है तो कैसे डिफाइन होगा? सबसेट तो दिखा रहा है ना, सबसेट तो दिखा रहा है ना अपने नाम में, देखो ध्यान से, नाम को देखो, उचित उपसमुच्चय हिंदी में बोलते हैं ना, पढ़ते हम लोग प्रॉपर सबसेट ही है, ठीक है। प्रॉपर अगर वर्ड हटाओ हो तो क्या दिख रहा है हमें? सबसेट, यानी सबसेट की बात तो फॉलो होगी। सबसेट क्या कहता है? सबसेट कहता है कि ए के सारे एलिमेंट कहां जाएं? बी में जाएं। तो सबसेट अगर नाम में लगा हुआ है तो ये तो डेफिनेशन फॉलो होगी। क्या होगी कि ए के सारे एलिमेंट कहां जाएंगे? बी में जाएंगे। ये बात तो पक्का फॉलो करेगा कि ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी में होंगे, ठीक है, यानी ए के एलिमेंट बी के होंगे। बात समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, लेकिन प्रॉपर का क्या मीनिंग होता है? तो प्रॉपर मीनिंग ये दिखाता है, भाई सबसेट का मीनिंग तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, कि सबसेट जहां लगेगा वहां एक बात निकल के चली आएगी कि इसके एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। बट अगर प्रॉपर लग जाता है तो इसका मीनिंग क्या आता है कि ए डज नॉट इक्वल टू बी हो, दैट मीन्स बी के अंदर तुम्हें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है, बी के एलिमेंट तुम्हें एक ऐसा ढूंढना है जो ए के अंदर ना हो, कम से कम एक, एटलीस्ट वन एलिमेंट। हम नहीं कहते हैं एक से अधिक होगा, लेकिन एक जरूर होना चाहिए। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? एक होना चाहिए। एग्जाम्पल, तो जैसे मान लो हम इसकी बात करें, ये तो प्रॉपर नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर ए इज अ प्रॉपर ऑफ सबसेट बी है तो ए के सारे एलिमेंट बी में जाने चाहिए, तो ए के सारे एलिमेंट बी में जा रहे हैं, परंतु हमने बोला है कि बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिले, एटलीस्ट वन एलिमेंट, जो ए के अंदर ना हो। क्या एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ पा रहे हो इसके अंदर जो ए के अंदर ना हो? और दूसरा तरीका है चेक करने का प्रॉपर, क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है? क्या दोनों बराबर हैं? तो अगर दोनों बराबर हैं इसका मतलब प्रॉपर नहीं है, ये भी एक दूसरा तरीका है चेक करने का। और जो बराबर ना हो प्रॉपर होगा हमेशा, है ना, मतलब सबसेट की डेफिनेशन फॉलो हो रही है और बराबर वो नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? प्रॉपर है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से मैं और तुम्हें समझा देता हूं, कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ए में हमारे पास है 1 2 3 4 5 और बी में हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 भी ले लो, आगे भी ले लो, 7 8 कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ए इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट बी के बारे में चेक करता हूं, ठीक है। तो ये देखो, क्या ए के सारे एंट्रीज बी के अंदर जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 4 5 सभी जा रहे हैं। तो पहली पॉइंट तो चेक हो गया हमारा कि ए के सभी एलिमेंट कहाँ जा रहे हैं? बी में जा रहे हैं, पहली पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्लियर कर लो। दूसरा पॉइंट ये था कि बी का एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि ए के अंदर प्रेजेंट ना हो, मतलब एक एलिमेंट ऐसा हो, कोई वाई एलिमेंट एक ऐसा हो जाए जो बी का तो हो लेकिन वो वाई एलिमेंट ए में ना हो। तो ये देखो, क्या कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है तुम्हें? कौन मिल रहा है? 6 मिल रहा है। हमें एक चाहिए था। अगर एक से अधिक मिल रहे हैं भाई साहब, जैसे मान लो तुम्हें 1 लाख रुपए की जरूरत है, अगर हम तुम्हें 10 लाख रुपए अलग से दे दें
मना थोड़ी करोगे। अगर पापा तुम 100 रुपये मांगो, पापा तुम्हें 1000 रुपये खर्चे के तौर पे दे रहे हैं, तो कभी मना करोगे क्या? और खुशी खुशी लोगे, लाओ जेब में रखें। कहने मतलब ये है कि जरूरत जितने हैं, अगर उतना मिल रहा है तो ठीक है, जरूरत ही मिल गई, जरूरत पूरी होगी बहुत हो गया। लेकिन अगर जरूरत से अधिक भी मिल रहा है तो कोई मना नहीं करता है, खुशी है दे जाओ। तो अगर मुझे एक ही एलिमेंट चाहिए था, अगर एक से अधिक भी मिल रहे हैं तो इससे नाराज होने वाली बात नहीं है कि सर एक से अधिक हैं, नहीं हो सकता। आप एक ही बोले थे, हमने एक नहीं बोला, हमने एटलीस्ट 1 बोला, मतलब कम से कम एक। ठीक है, अगर एक से अधिक भी नहीं जा रहे हैं तो बहुत खुशी वाली बात है। तो 6 भी नहीं जा रहा है, 7 भी नहीं जा रहा है और 8 भी नहीं जा रहा है। अगर कम से कम एक एलिमेंट मिल जाए, एटलीस्ट लगा दो यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो इसको हम कहेंगे क्या कि ये हमारा कंडीशन किसका होगा? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सिंपल। तो बहुत आसान है तरीका चेक करने का। या फिर आप ऐसे चेक कर सकते हो कि क्या ए बराबर बी है, क्या नहीं है, तो भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेशन याद रहेगा। तो प्रॉपर और सबसेट, और प्रॉपर सबसेट में अंतर सबको समझ में आया नहीं आया? भाई बोलो, अंतर समझ में आया ना? ठीक है। रिलेशन, तो रिलेशन की अगर जब भी बात की जाएगी तो हमारे मन में ख्याल आता है भाई बहन का रिलेशन, ठीक है कि नहीं है? तो माता पिता का रिलेशन है कि नहीं है? और पुत्र का रिलेशन, ठीक है। तो ये सारे संबंध को ही दर्शाते हैं हमारे यहाँ फैमिली में। तो जैसे हम लोग फैमिली में बढ़ते हैं, यहाँ भी एक रिलेशन होता है, जैसे कि छोटा बड़ा का रिलेशन। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छोटा है, या बड़ा है, या बराबर है, या उसके वर्ग के बराबर है कि नहीं है? तो यहाँ पर जो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, ये कहीं ना कहीं इसके क्या बताते हैं? रिलेशन को बताते हैं। ठीक है, याद रखो, सबसे पहली बात ये होती है कोई भी रिलेशन होगा वो किसी न किसी कार्टेशियन प्लेन का होगा। जैसे कि अगर हमारे लोग के संबंध होंगे तो किसी न किसी ऐसे जगह से बिलोंग करते होंगे, या फिर किसी न किसी गांव से बिलोंग करते होंगे। सपोज करो एक गांव है, तो ये एक मान लो हमारा एक सेट हो गया। गांव मतलब एक क्या हो गया? सेट हो गया। और यहाँ पे जो घर हैं, ठीक है, ये इनके मेंबर हो गए। और ये एक घर दूसरे घर से संबंधित होता है ना? जैसे मान लो ये घर इनसे क्या है, कहीं पड़ोसी हैं, क्या है, ये इनके पड़ोसी हैं, या फिर ये इनके मामा घर है, ये इनके चाची घर है, या ताऊ जी का घर है, ये इनका घर है। तो इस तरीके से रिलेशन तुम बताते हो। तो ये जो इन जनरल हम बात करें तो यहाँ पे भी ये देखो हमें रिलेशन देखने को मिला। वैसे यहाँ पे भी हमारे पास एक ऐसा यूनिवर्सल सेट होता है जहाँ से हमारे पास रिलेशन देखने को मिलते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ए क्रॉस बी। क्या नाम देते हैं? ए क्रॉस बी। यानी कोई भी रिलेशन अगर उठाया जाएगा वो कहाँ से उठाया जाएगा? ए क्रॉस बी से उठाया जाएगा। ठीक है, यानी जो रिलेशन के मेंबर आएंगे आपके वो ए क्रॉस बी से आएंगे। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट। तो जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था कल कि ए क्रॉस जो रिलेशन आपका होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट यानी कैसे होता है, वो सबसेट की डेफिनेशन मैंने तुम्हें बताई थी कि अगर हम क्या करें, किसी सेट के मेंबर से लेकर खुद का सेट बनाएं। अगर कोई एक सेट किसी दूसरे सेट के मेंबर से लेकर अपना खुद का एक सेट बना लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो इसका क्या होगा? सबसेट होगा। सब सेट मतलब जाहिर सी बात है उसका एक छोटा सा सेट बन गया। यानी ये जो रिलेशन है आर वो अपने मेंबर कहाँ से उठाएगा? या ए क्रॉस बी से ही उठाएगा। ठीक है, और यहाँ से उठा के वो अपना खुद का एक सेट बना लेगा जिसको नाम देंगे रिलेशन। रिलेशन किसी न किसी चीज को, किसी न किसी बात को फॉलो कर रहा होगा, जैसे वो इनसे बड़ा है या इनसे छोटा है या इनके वर्ग के बराबर है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? ऐसे बहुत सारी वैल्यूज को ये फॉलो करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास कुछ कंपोनेंट आते हैं, आइए बेटा। तो कुछ कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि पहला मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन में लिखा ए कामा बी सच दैट जो ए है वो बी का भाई है। ए बी का भाई, यानी रिलेशन में वही मेंबर लिखा जाएगा जिसमें ए बी का भाई हो। अच्छा, जैसे हमने बोला कि ए जो है बी का भाई है, तो क्या हमेशा ये भी जरूरी है कि जो बी होगा वो ए का भाई होगा? अगर ये मेरा भाई है, सपोज करो ए मेरा क्या है? भाई है, ये जो है इसका भाई है, तो क्या ये जरूरी है कि जो बी है वो ए का भाई हो? जरूरी है, पक्की बात। जैसे दो लड़के खड़े हैं तो एक लड़के ने कहा कि यार तू मेरा भाई है, तो दूसरा लड़का कंफर्म कर सकता है कि ये मेरा भाई है? नहीं कर सकता। क्यों? अरे मर्जी वाली बात बता रहा है, हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, मर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये इसके भाई, जैसे मान लो एक बंदा इधर खड़ा है, ये कोई बंदा है, ठीक है,
और एक बंदा इधर खड़ा है, सपोज कर लो। तो ये बंदा जो कहता है, ये श्याम है मान लो और ये राम है, तो श्याम राम से कहते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूं। तो राम भी श्याम से कह सकते हैं नहीं हाँ भाई तुम मेरे भाई हो तो मैं तुम्हारा भी तो भाई हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये मोहिनी खड़ी हो ठीक है, और ये इनसे कहती है, भाई देखना सिचुएशन देखो, रिलेशन में जब भी आप रिलेशन के टाइप को डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो आपको हर एक बात को सोचना पड़ेगा। आप जरूरी है कि वो लड़का ही कह रहा हो कि भाई ये मेरा भाई है, वो लड़की कह रही हो तो कि नहीं ये मेरा भाई है, कि श्याम मेरा भाई है, तो श्याम ये थोड़ी कह सकते हैं कि मोहिनी मेरी भाई है। श्याम क्या कहेंगे आके फिर बहन है। तो यहाँ रिलेशन थोड़ा उल्टा हो गया ना, बहन के रिलेशन आ गया ना, रिलेशन चेंज हो नहीं हुआ। यानी कि इसमें अगर मैं सिचुएशन बोलूं पलटने की, तो हमेशा नहीं होता है कि अगर कोई ए मान लो बी का भाई है तो हमेशा जरूरी नहीं है कि बी भी ए का भाई हो, यहाँ सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, तो आपको जब रिलेशन डिस्कस करूंगा मैं आपसे, जब मैं रिलेशन डिस्कस करूंगा अच्छे से, तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन निकल के आ सकती है। आप हमेशा एक लड़के को लेकर ना सोचें, कभी लड़की को लेकर भी सोचें, है ना। अब लड़के लेकर मैं सोचने मतलब नहीं ख्यालों में डूबे, सोचने मतलब यहाँ की पॉसिबिलिटीज क्या है भाई रिलेशन को लेकर, है कि नहीं है। तो ये तो हमें समझ में आया है कि हाँ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि जो ए है बी का भाई है, तो जरूरी नहीं कि बी ए का भाई हो, वो बहन भी हमारी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ रिलेशन बहन का भी हो सकता है ना। तो एक रिलेशन भाई में तो ये तो एडजस्ट कर गया, यहाँ पे वही रिलेशन लिखेंगे जिसमें ए मेरा बी का क्या हो, भाई हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। अब जैसे आर ए कामा बी सच दैट ए बी की बहन है, तो इसमें बहन का रिलेशन, यानी वही पेयर लिखे जाएंगे, वही पेयर इसमें एलिमेंट के तौर पे लिखे जाएंगे रिलेशन में, जिसमें ए बी की क्या हो, बहन हो। बाकी सबको नहीं लिखना है कि चाची नानी दादी सभी को डाल दो। जैसे गांव घर में क्या होता है, नॉर्मली देखा जाए रिलेशन में क्या होता है, किसी रिलेशन में इतनी छूट होती है कि आप मजाक कर सकते हो, किसी होती है कि बेहद गंदा मजाक कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, और किसी में होता है कि आप मजाक नहीं कर सकते हो, बहुत तहजीब से बात करना पड़ेगा आपको, ठीक है। किसी में होता है ठीक है याराना है, गले में हाथ डाल के चल सकते हो, किसी में मतलब हर एक रिलेशन के एक अलग पहलू होते हैं, हर रिलेशन के एक बाउंडेशन होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हर एक रिलेशन की अलग अलग पहचान होती है। जैसे आप जो बुआ के साथ मजाक कर सकते हो, वो चाची के साथ मजाक नहीं कर सकते हो। अगर बुआ वाला मजाक चाची के साथ हो गया तो चाची बेटा नाराज हो जाएंगी, है ना। इसलिए आपको ये मजाक नहीं करना है। तो कहने मतलब हुआ कि उनकी एक कंडीशन हो गई ना, तो हर एक रिलेशन अपने साथ एक छोटी सी कंडीशन लेकर आता है, हर एक रिलेशन अपने साथ एक छोटी सी कंडीशन लेकर आता है। तो आज हमारे हम मैथमेटिकल टूल में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, यहाँ पर भी कुछ कंडीशन आएंगी, हर रिलेशन के साथ एक छोटी सी कंडीशन होगी जिसको मुझे फॉलो कराना होगा। अगर वो फॉलो हो रहा है तो ठीक है, वो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो वो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चेकआउट कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे कंडीशन से रिलेशन हमारे फॉलो हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं रिलेशन को अगर मैं कैटेगरी में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो मैं दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करना चाहूंगा। एक होता है ट्रिवियल और एक होता है नॉन ट्रिवियल। हिंदी में तुच्छ बोलते हैं, तो हिंदी ना जानो, तुच्छ, ठीक। ट्रिवियल का मतलब तुच्छ, तो ज़्यादा हिंदी में समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो रिलेशन को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो ट्रिवियल एक तो नॉन ट्रिवियल। बात समझ नहीं आ रही है। तो ट्रिवियल में क्या होता है कि यहाँ पे पहला जो रिलेशन आता है उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन यानी कि रिक्त संबंध, ये देखने को मिलता है। अब यार नाम से पता चल रहा है एम्प्टी रिलेशन मतलब रिक्त, मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, कोई एलिमेंट ही ना हो तभी तो एम्प्टी होगा। जिसे बहुत बंदों को कहते हुए सुना होगा, हम रिश्तेदारी नहीं निभाते हैं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है ना, हमारा कोई किसी से रिश्ता ही नहीं, नाता नहीं है, हमने सारे नाते तोड़ दिए। तो यानी उसके संबंध में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। किसका रिलेशन कैसा है, एम्प्टी है, मतलब उसके रिलेशन में कोई एक ऐसा मेंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जिससे वो डिफाइन कुछ कर सके।
तो रिलेशन अगर हमारा इक्वल हो जाता है फाई के, फाई मतलब नल सेट, अगर रिलेशन हमारा फाई के इक्वल हो जाता है और फाई हमेशा किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का। हमने पहले बता दिया था कि रिलेशन सभी ए क्रॉस बी के क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो जो फाई है वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, मतलब ये रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। और ये रिलेशन को हम क्या नाम देंगे बेटा, एम्प्टी रिलेशन नाम देंगे, नहीं रिक्त संबंध। और ये किसके अंतर्गत जाता है, ट्रिवियल के अंतर्गत जाता है। बात समझ में आई नहीं आई भाई, क्लियर हो गई अच्छे से। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, फिलहाल के लिए एक छोटा सा ऐसे क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या रिलेशन निकल के आता है। और दूसरा आता है यूनिवर्सल रिलेशन। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनका किसी के साथ नहीं बनती है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो जहां चले जाएं व्यवहार बनाते ही रहते हैं, उनका सबके साथ संबंध होता है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहां सर उठाओ वहीं संबंध बना लेते हैं वो। उनका दुनियादारी मतलब नहीं कि कौन है, वो जो होता है उससे संबंध बना के बस हंसी मजाक चालू। तो वो बंदे हमेशा खुश रहते हैं जो हर जगह संबंध को बनाते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कहलाता है हमारी नजरों में क्या, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ कि हर एक बंदे से संबंध रखेगा ये, यानी कि इसको बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। अब इसको समझ लेते हैं, यानी कि ऐसा रिलेशन, क्योंकि आप जानते हो कि जो रिलेशन के मेंबर आते हैं वो कहां से आते हैं, ए क्रॉस बी से आते हैं। अगर मैं रिलेशन को ए क्रॉस बी के इक्वली रख दूं तो हर एक घर कहीं ना कहीं इसका संबंध कहलाएगा, यानी उसके सारे के सारे गांव के मेंबर रिलेशन में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही कुछ बना, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया कि रिलेशन जो होगा वो अगर किसके इक्वल रख दिया जाए, ए क्रॉस बी के इक्वल रख दिया जाए, तो सारी कहानी आराम से यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। बात क्लियर है ना। तो हमने क्या किया, रिलेशन को किसके इक्वल रख दिया, ए क्रॉस बी के इक्वल रख दिया। तो इस रिलेशन को क्या नाम दूंगा मैं, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या नाम दूंगा, यूनिवर्सल रिलेशन। बता भाई समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सभी को, आया कि डाउट है, अरे बोलो क्या जी चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और जिसपे आप लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चेक करना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेट में हमने दे दिया देखो यहां पे क्या दिया मैंने, एक कोई सेट है नेचुरल नंबर का, किस नंबर का, नेचुरल नंबर का, और उनका जो एडिशन है वो एक रियल नंबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो हम नंबर लिखें उनका ऐड हमेशा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो अब ये देखते हैं क्या एम्प्टी सेट होगा, क्या ऐसा कोई मेंबर मिलेगा, मतलब एम्प्टी सेट का मतलब एक भी मेंबर ना आए, क्या मुझे एक भी मेंबर ऐसे मिल रहे हैं क्या जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अरे देखो आपको एलिमेंट कहाँ से उठाने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एलिमेंट मेरे पास कहाँ आएंगे, ए प्लस बी बिलोंग करना, एंड आल्सो ए एंड बी बिलोंग कहाँ करने चाहिए, नेचुरल नंबर में। अब तो ठीक है, तो ए और बी कहाँ से उठाने, नेचुरल नंबर से उठाने हैं, और आप उठा के इसमें रखना, और रखने के बाद इन दोनों का ऐड करो, जो वैल्यू आए वो कहाँ जाना चाहिए, रियल नंबर में जाना चाहिए। चलो मैं आपको रियल नंबर ना बोलकर मैं नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ, नेचुरल नंबर में जाना चाहिए, रियल नंबर तो बात छोड़ो। क्या कोई मेंबर मिलेंगे ऐसे पेयर, बताओ। अरे 1,2 हो गया, 1,1 हो गया, 1,3 हो गया, बहुत सारे मेंबर मिलेंगे। तो रिक्त तो यहाँ तो नहीं हो सकता। क्या एम्प्टी रिलेशन यहाँ होगा, क्या नहीं। एम्प्टी रिलेशन तब होता जब ये हमारा एम्प्टी होता है ना, जब ये क्या होता, एम्प्टी होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए हमारा एम्प्टी रिलेशन तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, तो यहाँ पे यूनिवर्सल देखो रिलेशन होता ही नहीं होता है। यूनिवर्सल का मतलब हुआ कि अगर मैं आर को देखूं वो किसके पूरा इक्वल हो जाए, ए क्रॉस बी के। तो मन में सोच के देखो, क्या ये पूरा का पूरा मेंबर जो ए क्रॉस बी में बनेगा, क्या वो पूरा मेंबर इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर में। कोई एक मेंबर ऐसा सोचो जो ए क्रॉस बी में तो आए, ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस ए में तो आए यहाँ पर, परंतु वो आर में ना आए। सोच के देखो क्या ऐसा कोई मेंबर मिलेगा मुझे, ठीक है, जो ए क्रॉस ए में आए परंतु आर में ना आए। सोचो
मतलब जैसे कि 1,1 मिला, 1,2 मिला, 1,3 मिला, सिमिलरली एंड सो ऑन, फिर 2,1, 2,2, 2,3 एंड सो ऑन, फिर 3,1, 3,2, 3,3 एंड सो ऑन। तो ये तो ऐसे पेयर बनेंगे ना, क्योंकि ये नेचुरल नंबर मतलब कोई छोटे मोटे सेट की बात नहीं की जा रही, पूरी इनफाइनाइट सेट की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात इनका जो क्रॉस करोगे वो भी इनफाइनाइट में ही चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ हम कोई एक दो नंबर को लेकर काम करेंगे नहीं, यहाँ जितने भी आगे के यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो सब इनफाइनाइट के लिए आते हैं, बात समझ नहीं आ रही है? तो ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा मेंबर मिल पाएगा क्या? नहीं। और हम क्यों ऐसा बोल पा रहे हैं डायरेक्ट के साथ, क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि किन्हीं दो नेचुरल नंबर का एडिशन हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होता है, इसलिए इसमें कोई अदर मुझे एक्सेप्शन के तौर पे मेंबर नहीं मिलेगा जो कि ए क्रॉस ए में हो परंतु आर में ना हो। तो ये तो पूरा यूनिवर्सल रिलेशन हुआ। कैसा रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन। चलो एक रिलेशन मैं और लिख देता हूं आपको समझने के लिए, छोटा रिलेशन लिख देता हूं। ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 और आर इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल लिख दिया ताकि तुम्हें समझ में आए। अभी तुम लोग बुद्धि कम चला पा रहे हो, यही क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने लिखा। अब तो ठीक है, रिलेशन में ए कमा बी लिखना है। जो इस कंडीशन यहाँ पे जो लिखी हुई थी सच दैट, इसको पढ़ते क्या? इनसेट पेयर ऑफ ए कमा बी सच दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू एन कमा ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू ए, यानी जो ए और बी होने चाहिए वो ए के मेंबर होने चाहिए। चलो इस रिलेशन को समझते हैं। तो यहाँ पे ए और बी कहाँ से उठाएंगे बेटा? हम लोग ए से उठाएंगे। ए के पास कितने एलिमेंट हैं? 1 है, 2 है, 3 है। तो अगर मैं क्यों ए क्रॉस ए बोलता हूँ? ए क्योंकि जो भी रिलेशन उठाया जाता है वो ए क्रॉस ए से ही उठाया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं ए क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट की बात करता हूँ तो 9 एलिमेंट आएंगे। 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3। देखो मैं इजी क्वेश्चन अभी इसलिए ले लिया मैंने ताकि तुम्हें समझ में आया ना, लेकिन इनफाइनाइट में आते हैं, कोई नॉर्मल में नहीं आते हैं। फाइनाइट सेट तो बहुत कम ही आता है, अधिकतर इनफाइनाइट सेट में ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस बार भी जो आया था वो इनफाइनाइट सेट में ही आया था, फाइनाइट में नहीं आया था। तो ये मेरे पास रिलेशन देखने को, मतलब ए क्रॉस ए देखने को मुझे मिला। रिलेशन जो बनेगा वो यहीं से उठेगा, ठीक है। तो मुझे आर उठाना है। अब देखो हर एक मेंबर को देखो और इस कंडीशन को चेक करो इसमें, और जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो उसको आर में लिखो। बात समझ में आ गई? तो देखो a प्लस बी, मतलब इन दोनों को ऐड करो और नेचुरल नंबर में जाना चाहिए। तो 1 और 1 को ऐड करेंगे क्या होगा? 2। क्या 2 नेचुरल नंबर होता है नहीं होता है? नेचुरल नंबर जानते हो ना, 1 2 3 काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो देखो 1 और 1 को ऐड किया, क्या आया? 2। क्या 2 नेचुरल नंबर में हो रहा है? हो रहा है। तो इसका मतलब 1,1 इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगला चेक करो, 1,2 ऐड करो, अरे ऐड करो 3। क्या 3 नेचुरल नंबर में जा रहा है? जा रहा है ना, इसलिए इसको भी हम इसमें लिख सकते हैं 1,2। 1,3 को देखो जा रहा है। 1,2,1 को देखो 2,2 2,3। आप देखो कि सभी एलिमेंट जा रहे होंगे। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अब इनफाइनाइट में तुम ये करने मत बैठ जाना क्योंकि होगा ही नहीं तुमसे। इनफाइनाइट में तुम ये कर ही नहीं सकते हो क्रॉस, तुम्हें विजुलाइज करना पड़ेगा और तुम्हें सोचना पड़ेगा। पहले सोचने के बाद अगर कोई नहीं मिल रहा है तो एक्सेप्शन के तौर पे तुम्हें लिखना पड़ता है, सेंस बता के रीजन बताना पड़ता है कि हाँ ऐसा होगा। अगर हो रहा है तो सीधे प्रूफ कर दो, बात खत्म, ठीक है। लैंग्वेज के साथ या फिर जो भी तुम्हें जैसे मनो प्रूफ करना चाहो वैसे प्रूफ कर दो। फिलहाल आर पूरा ए क्रॉस ए के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर आर मेरा ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए तो मैं उसको क्या बोलता हूं भाई? कौन सा रिलेशन? सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन बोलता हूं। कौन सा रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन। बताओ समझ में आया? आ गया? चलो मैं थोड़ा सा तुम्हें रिलेशन बनाना सिखा दूं। वैसे क्लास 11 तो पता नहीं तुम लोग क्या सीख के आए हो। क्लास 11 में बेटा बहुत अच्छे सिखाया गया ये, मैंने स्पेशली मैंने खुद सिखाया तुम लोग को, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो रब कर देता हूं मैं थोड़ा सा इसको, और थोड़ा रिलेशन बनाना पहले मैं आपको सिखा देता हूं। अच्छे से सेंस लगाओगे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास ए में एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4। अब बार बार ए क्रॉस ए निकालने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है, कंडीशन को फॉलो कराना है और सीधे रिलेशन में एलिमेंट लिख लेना है, ठीक है। और हमें रिलेशन लिखना है, रिलेशन हमें लिखना है बेटा कि ए कामा बी सच दैट और ए लेस देन बी
और यहाँ पे ए और बी बिलोंग्स टू ए। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, ए रिलेशन बी सो इम्प्लाइज इफ ओनली इफ का केस बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ बोल देगा ए इज लेस देन बी फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू ए। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता था, एक तो ये तरीका था और एक तो ये तरीका था, ठीक है। चलो मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। अब मैं 1,1 1,2 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बच्चों की तरह विजुलाइज करने की जरूरत है। अब देखो, जब हम प्रोडक्ट कराते हैं तो किसी एक मेंबर को उठा के पूरे में करते हैं, तो 1,1 मिलेगा, 1,2 मिलेगा, 1,3 मिलेगा, 1,4 मिलेगा, फिर 2,1 मिलेगा, 2,2 मिलेगा, 2,3 मिलेगा, 2,4 मिलेगा, 3,1 3,2 3,3 3,4 4,1 4,2 4,3 4,4। अब देखना थोड़ा सा मैं इसको क्यों इतना बता रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे उठाना क्या है, ये जो मेंबर हो पहला वाला मेंबर, वो दूसरे वाले मेंबर से क्या होना चाहिए, अरे छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेस देन का साइन लगा है, ए इज लेस देन बी, मतलब ए जो होना चाहिए बी से लेस होना चाहिए। तो क्या हम 1,1 लिख सकते हैं, यस या नो? नहीं। क्या हमारा 1,1, चलो मैं एक बार इसको फुल एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है, फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1,1 बनेगा, पक्की बात है। फिर 1,2 बनेगा, 1,3 बनेगा, 1,4 बनेगा, अगला 2,1 बनेगा, 2,2 बनेगा, 2,3 बनेगा, 2,4 बनेगा, अगला बोलो 3,1 3,2 3,3 3,4 4,1 4,2 4,3 एंड 4,4। यहाँ तक समझ में आ गया, ये रिलेशन बनेगा। अब ये पॉसिबल है नहीं, अब चेकआउट करने वाली बात है। ये ए क्रॉस ए के एलिमेंट है, लेकिन सारे सारे ए क्रॉस ए के एलिमेंट सेट ए में जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये जाएगा क्या, देखो जाएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या है, छोटा है, इसलिए जाएगा। ये जाएगा क्या, जाएगा। ये जाएगा क्या, जाएगा। ये जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा था कि ए इज लेस देन बी होना चाहिए। मतलब एक कंडीशन को समझिए, ए इज लेस देन बी होना चाहिए, मतलब जो ए है वो बी से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे ए वाला बी से क्या हो गया, बड़ा। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता रिलेशन में। ये हो सकता है, बराबर हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। ये हो सकता है, हो सकता है ये। अच्छा इसमें आ जाओ, नहीं होगा ये इनमें से कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है ना। अच्छा ये सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे खाली इक्वल लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, इक्वल, 1,1 होगा। अब 1,1 भी होगा, 2,2 भी होगा, 3,3 भी होगा और 4,4 भी होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? और ये सारे बाकी नहीं होंगे। अब तो समझ में आया? तो रिलेशन में अब ये मुझे पता चले हाँ ये एलिमेंट होंगे, तो एलिमेंट होने का मतलब क्या हुआ, मैं इसको लिखूंगा आर इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, 1 रिलेशन 1 बन रहा है, यानी 1,1, अगला क्या बना 1,2, अगला क्या बना 1,3, अगला क्या बना 1,4, और भाई क्या बना 2,2 2,3 2,4 3,3 3,4 4,4। अब ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है ना। अब मैं सीधे इसको निकाल के देखो दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे यहाँ से। अब 1,1 क्योंकि इक्वल लिखा तो 1,1 ले सकते हैं, 1,2 ले सकते हैं क्योंकि हमारा पहला एलिमेंट छोटा होना चाहिए। तो आप छोटे में आप 1 तो आराम से सभी साथ ले सकते हो, 1,2 ले सकते हो, 1,3 ले सकते हो, 1,4 ले सकते हो। अब आया मैं 2,2 से स्टार्ट। अब 2 जब मैंने पहला एलिमेंट 2 उठा लिया तो छोटे में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, छोटा। तो अगर हम पहला एलिमेंट को बड़ा रख देंगे तो जाहिर बात है फिर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो मैं जब 2 में आ गया तो 2 से स्टार्ट करूंगा, तो 2,2 2,3 2,4 कंडीशन को माइंड में रखना है, सेट को देखना है और लिखना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये तुम्हें नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है ना। ये हम लोग क्लास 11th में सीखे बेटा, तो क्लास 11th का काम क्लास 11th में जाके कर लो। अब 12th में आए हो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड तुम्हें अपने आप को बनाना पड़ेगा। और हमने जैसा कि बोल दिया यहाँ फाइनाइट सेट के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इनफाइनाइट सेट के ज्यादा आते हैं। तो इनफाइनाइट सेट के आने का मतलब ये हुआ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन से ज्यादा दूर हटके आपको उस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करनी पड़ेगी। इनफाइनाइट वाले में जैसे इंटीजर दे दिया जाए
नेचुरल नंबर दे दिया जाए, पॉजिटिव इंटीजर दे दिया जाए, नेगेटिव इंटीजर दिया जाए, पॉजिटिव रियल नंबर दे दिया जाए, नेगेटिव रियल नंबर दे दिया जाए, ओनली रियल नंबर दे दिया जाए, एक कोई इंटरवल दे दिया जाए तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे सेट तुम्हें पता होना चाहिए। और एक चीज और है, सेट का इंट्रोडक्शन तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। पता चला तुम्हें सेट के बारे में नहीं पता, कोई नंबर हम बोल रहे हैं, इंटीजर बोला मैंने, अब इंटीजर ही तुम्हें नहीं पता, तो जब इंटीजर ही नहीं पता तुम क्वेश्चन कैसे डील करोगे, क्वेश्चन डील ही नहीं कर सकते। तो तुम्हें ये नंबर्स तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। अब फिलहाल के लिए देखो, ये तो समझ आ गया ना, मैंने सेट से देखो डायरेक्टली निकाला कंडीशन को माइंड में रखते हुए, ठीक है। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे। एक रिलेशन में और तुम्हें समझाऊंगा जिससे तुम और अच्छे तरीके से सीख जाओगे। नोट तो करना है नहीं, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। चलो अगला मेरे पास आता है कि ए रिलेशन बी या एक्स रिलेशन वाई लिख लो, एक्स रिलेशन वाई, इसको बोलते हैं इफ ओनली इफ का केस है ना, इफ ओनली इफ, और यहां आ जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये उठा लिया मैंने। और x कमा वाई बिलोंग्स टू ए, और यहां मैंने a लिख लिया बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात समझ आ गया? तो अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन से मेंबर आएंगे रिलेशन में। क्या 1 कमा 1 आ सकता है? 1 कमा 1 तो 1 माइनस 1 करेंगे, 1 माइनस 1 करेंगे हो जाएगा 0, और 0 नेचुरल में बिलोंग करेगा क्या? नहीं, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये हम नहीं ले सकते। क्या 1 कमा 2 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 1 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा -1, और -1 बिलोंग नहीं करेगा, तो 1 कमा 2 भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। क्या मैं 1 कमा 3 ले सकता हूँ? नहीं। 1 कमा 4, तो ये जिसमें हमारा x छोटा और y बड़ा होगा वो हम ले नहीं सकते हैं। नहीं समझ में आ रही क्या मेरी बात? इसमें x छोटा y बड़ा हो रहा है उसको हम ले नहीं सकते हैं, तो जाहिर बात अब मुझे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं आता हूँ 2 के पास आता हूँ, तो क्या 2 कमा 1 ले सकता हूँ? बिल्कुल। 2 कमा 1 रखूंगा तो 2 में 1 सेपरेट करूंगा, कितना आएगा 1, और 1 नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 2 कमा 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कमा 1 पहला एलिमेंट हम रख देंगे। क्या हम 2 कमा 2 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि 2 कमा 2 करेंगे तो 2 माइनस 2 आ जाएगा, और 2 माइनस 2 क्या होता है? 0, और 0 नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। अब इसमें आ जाओ, 2 कमा 3 ले सकते हैं, 2 कमा 4 ले सकते हैं, आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं। अब आ जाओ 3 में आ जाओ, क्या 3 कमा 1 ले सकते हैं? क्या 3 कमा 2 ले सकते हैं? क्योंकि 3 और 2 में माइनस करेंगे तो आएगा 1, जो कि नेचुरल नंबर में जा रहा है। अब हम आगे ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। अगर आप 4 कमा 1, 4 कमा 2 ले सकते हैं, 4 कमा 3 वेरी गुड, 4 कमा 4 नहीं ले सकते हैं, और इसी टाइप से लेते चले जाना। अब तो समझ में आ गया कि जिसमें x बड़ा y छोटा होगा हम केवल वही ले पा रहे हैं। हम ये भी बोल सकते थे, हम या ये फिर इसमें ये बोल दें कि x ग्रेटर देन y, तो भी गलत नहीं होगा, यही कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पर, है ना। तो ये रिलेशन हो चाहे ये रिलेशन हो, यहाँ पे कंडीशन वही फॉलो हो रही है। तो क्या रिलेशन कुछ सॉल्व करना आया? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और छोटा सा लेते हैं, ठीक है, जिसको तुम समझोगे अच्छे से इसी क्वेश्चन में। आ जाओ, इसमें क्या करना है कि x का स्क्वायर कर देना है और y के इक्वल आ जाएगा, है ना। x का स्क्वायर कर देना है, y के इक्वल आ जाएगा, यानी जो पहला एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, उसका स्क्वायर करने पर y आना चाहिए। पहले एलिमेंट का स्क्वायर करने पर क्या आना चाहिए? y आना चाहिए। अब तुम्हें ऐसा सोचना है, ठीक है। तो देखो r में कौन कौन आएगा। क्या मैं 1 कमा 1 लिख सकता हूँ? क्योंकि 1 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 1, तो 1 कमा 1 मैं ले सकता हूं, क्योंकि मैं जब 1 का स्क्वायर करूंगा आएगा 1। तो x का स्क्वायर किया तो y के बराबर आया कि नहीं आया? आया, बस हो गया। क्या मैं 1 कमा 2 ले सकता हूं? क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करूंगा आएगा 1, और यहाँ 2 लिख दिया मैंने, तो 1 कमा 2 इसलिए नहीं ले सकता हूं क्योंकि 1 का स्क्वायर करूंगा आएगा 1, और ये y के इक्वल होना चाहिए, y में है हमारे पास 2 जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए मैं इसको ले नहीं सकता। तो कंडीशन हमेशा याद रखो, कंडीशन को आपको लेकर चलना है माइंड में, और इस सेट को ध्यान देना है, कंडीशन को ध्यान देना है, बस आपका बस इतना मोटो है रिलेशन को लिखने के लिए, ठीक है। अभी हम रिलेशन को लिख रहे हैं, बाद में रिलेशन भी नहीं लिखेंगे,
और सीधे क्वेश्चन में डील करेंगे, और रिलेशन लिखेंगे भले नहीं, लेकिन रिलेशन पूरा काम होना चाहिए। बस समझ में नहीं आ रही है? तो इतना तुम्हें करना पड़ेगा। तो टाइप्स पहचानने के लिए हमें रिलेशन लिखने की क्या जरूरत है? हमें रिलेशन को पहचान करनी अच्छे से आनी चाहिए। संबंधों को जानना बहुत जरूरी है ना, संबंधों को लिखना जरूरी नहीं है। जब क्वेश्चन पूछेगा तब भले लिख लो, अब फर्जी मत लिखो। अब इनफाइनाइट सेट में तुम रिलेशन लिख भी नहीं पाओगे, इनफाइनाइट सेट में तुम रिलेशन नहीं लिख पाओगे, इसलिए तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अभी हम तुम्हें समझाने के लिए छोटे मोटे क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। इस तरह 1 के साथ किससे रिलेशन अब बनने वाला नहीं है। अब मैं 2 के पास आता हूँ। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो कौन आएगा? 4 आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 का 4। बाकी किससे रिलेशन बनेगा? क्या नहीं बनेगा। अगर मैं 3 को उठाता हूँ तो 3 का स्क्वायर करूंगा, क्या आएगा? 9 आएगा, इसलिए यहाँ पे 9 लिखूंगा। और मैं उठाता हूँ क्या? 4 का स्क्वायर करूंगा, क्या आएगा? 16 आएगा। और इसके अलावा कुछ बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज का अच्छा 16 नहीं है तो छोड़ो, फिर नहीं है तो, क्योंकि दोनों बिलोंग करना चाहिए सेट में। तो 9 तो है कि ना, ठीक है 9 है। तो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर आगे कोई मैटर ही नहीं करता, यानी यहाँ तक आपकी क्लोजिंग हो गई इसमें। बताओ समझ आया कि नहीं आया? अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो रिलेशन को तुम्हें अच्छे से बनाना सीखना पड़ेगा। और एक सेट में रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं वो तुम्हें अभी बाद में समझाएंगे। पहले काम तुम्हारा होता है रिलेशन को डेवलप करना अपने अंदर। क्लास 11th की बुक उठाओगे आप, ठीक है। क्लास 11th की बुक उठाना है और जितने रिलेशन उसमें बनाए गए हैं, पहले एक्सरसाइज उठा लेना रिलेशन फंक्शन की। पहले एक्सरसाइज में तुम्हें मिलेगा A क्रॉस B, जिसको उड़ा दो। फिर दूसरी एक्सरसाइज में जाओ और दूसरी एक्सरसाइज में मिलेगा तुम्हें रिलेशन बनाना, ठीक है। तो अच्छे से दूसरी एक्सरसाइज पूरे क्वेश्चन करो, और पूरे क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें जो ये वाला काम है ना बहुत अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद कल आओ, कल हम तुम्हें समझा देंगे टाइप। तो पहचान करना बताएंगे, कैसे हम इनफिनाइट में रिलेशन को पहचान करते हैं वो सिखा देंगे, और ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। और इस बार फंक्शन कम आया है, रिलेशन ज्यादा आया है। तो रिलेशन आता है एग्जाम में, काफी अच्छा देखने को मिलता है बच्चों को, ठीक है।